हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 6 के इतिहास को पढ़ा था, जिसमें हमने अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे पढ़ा था। जिसमें हमने इतिहास शब्द का क्या अर्थ है, अतीत की कहानी इतिहास है, इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे, भारत की विभिन्न नदियों और पहाड़ियों के बारे में सीखा। और हमने ये भी जाना कि लोग एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा किन कारणों से करते थे, हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा, झारखंड के अन्य नामों के बारे में भी हमने जाना, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के भी बारे में जाना। तो आज हम काल निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। काल का क्या अर्थ है? काल का अर्थ है समय, और निर्धारण का अर्थ है उसे जानना, उसे बांटना। निर्धारण करना मतलब उसे बांटना, तो समय को बांटना। काल निर्धारण मतलब समय का निर्धारण करना या समय को बांटना। तो काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। तो किन किन भागों में? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल और तीसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? जब मनुष्य, अभी तो मनुष्य क्या है, आप हम क्या है, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। लेकिन जब मनुष्य का सबसे पहले उदय हुआ था, उस समय क्या था, मनुष्य लिखना नहीं जानता था। और जब लिखना नहीं जानता था तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं था जिसको पढ़कर हम उस समय के बारे में जान सके। हम कैसे किसी के बारे में अतीत में जानते हैं? उनके द्वारा लिखी गए कुछ किताबों से, धर्म ग्रंथों से या फिर सिक्कों से, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता। लेकिन उस समय ऐसा भी एक समय था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। लिखने की कला क्या मनुष्य ने बाद में सीखा। तो लिखने की कला जब मनुष्य नहीं जानता था, उससे भी लाखों वर्ष पहले धरती पर वो रहा करता था। और जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये जो पहला विभाजन है। बाद में जब मानव ने लिखना सीखा, मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जब बाद में मानव ने क्या सीखा? लिखना सीखा। और मानव प्रगति की कहानी के उस भाग को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। इसके बाद देखिए, प्रागैतिहासिक समझ गए, ऐतिहासिक समझ गए, और जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। किसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं? ऐतिहासिक काल के लिए। लेकिन उसके बाद भी और एक है, जब लिखित विवरण तो है, मनुष्य ने लिखना सीखा था, लेकिन उनकी जो लेखन पद्धति है उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। अर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो वैसे लिखित साक्ष्यों के काल को क्या कहा जाता? अर्ध ऐतिहासिक काल। जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, उस समय भी मनुष्य निवास करते थे इस धरती पर, तो उस समय के काल को कहा प्रागैतिहासिक काल। जब मनुष्य ने लिखना सीखा और उसके साक्ष्य भी उपलब्ध हुए, लिखित जो विवरण है वो भी उपलब्ध है, वो क्या हो गया? ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। लेकिन जब मनुष्य ने लिखना तो सीखा था, लेकिन वो जो लिखा हुआ चीज था वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे कहते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से लिखने के आधार पर या जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये समझ गया? देखिए क्या है, ताड़पत्र में बनी हुई पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो क्या था? ताड़ पृष्ठ। ताड़पत्र क्या है? ताड़ के पेड़ का पत्ता है, जिस पर क्या किया जाता? हाथों से कलम की सहायता, कलम मतलब इंक में लकड़ी को पेन के जैसा नुकीला बना लिया जाता था, या फिर किसी मोर का पंख या फिर किसी पंछी के पंख में को इंक में स्याही में डुबाकर उससे लिखा जाता था।
जो हाथों से लिखा जाता था उसे क्या कहता, पांडुलिपि। लिपि का क्या अर्थ है, स्क्रिप्ट, लिखने की पद्धति। जो हाथों से लिखी हुई पद्धति से ये ताड़पत्रों में बना हुआ था उसे कहते हैं पांडुलिपि। तो देखिए ये है कुछ एक पांडुलिपि का यहाँ उदाहरण दिया गया है, जो हाथों से लिखा गया था। किस पर लिखा गया था, ताड़पत्रों पर लिखा गया था। ऐसे बहुत सारे ताड़पत्र हमारे देश में उपलब्ध हैं जो प्राचीन काल में लिखा गया था। अतीत की जानकारी, अब क्या है, ये सब जो हम अतीत के बारे में जानते हैं वो किस तरह से जानते हैं और उनके लिए क्या क्या साधन है हमको इतिहास के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो क्या क्या साधन है, देखिए। इतिहास, भारतीय इतिहास के स्रोत साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक क्या है, धार्मिक ग्रंथ या फिर गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ क्या है, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा लिखा गया, किसी धर्म विशेष पर लिखा गया ग्रंथ, मतलब धर्म पर आधारित होगा, ऐसा ग्रंथ को क्या कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ। और कुछ ग्रंथ ऐसे थे जिसमें, कुछ साहित्य या ग्रंथ ऐसे थे जिसमें धर्म का उल्लेख नहीं किया गया था, किसी व्यक्ति विशेष या उस समय के जीवन के बारे में लिखा गया था, तो वे हो गए गैर धार्मिक साहित्य। और कुछ है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है, जब किसी स्थान पर कुछ अवशेष प्राचीन काल के मिले होंगे, कि ऐसा कुछ अवशेष मिला होगा जो वर्तमान काल का नहीं है, तो एक विभाग है पुरातात्विक विभाग जो इस कार्य को करते हैं, वे खोज करते रहते हैं। वैसा यदि कोई भी उनको साक्ष्य मिलता है तो उस जगह की जमीन की खुदाई करके वहां नीचे जो उपलब्ध है, किसी प्राचीन काल का किसी बर्तन का टुकड़ा या सिक्के का टुकड़ा या उस समय की ईंटें, ये सब जो उपलब्ध हैं, या फिर कोई अभिलेख है। पहले पुराने जमाने में क्या किया जाता था, पत्थर के ऊपर उकेरा जाता था और उस पर लिखा जाता था। तो इस तरह के, या फिर कोई पुराने खुदाई के बाद मिले कोई पुराना स्मारक या पुराना भवन, उससे भी क्या होता है, हमको उस समय के लोगों के जो सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, वे लोग कैसे रहते थे, कैसा जीवन था उनका, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। और पुरातात्विक स्रोत में क्या है, स्मारक है, अभिलेख है, स्मारक, अभिलेख या सिक्के हैं। तो अतीत को जानने के लिए कई माध्यम है जिनकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातें जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस समय के लोग हजारों साल पहले भी जब लोग लिखना जानते थे, तो कुछ साहित्यकार द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो प्राप्त हुआ है उसको पढ़कर भी उस समय के लोगों के जीवन के बारे में, वहां के धर्म के बारे में, सभ्यता संस्कृति के बारे में भी जाना जा सकता है। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। उस जमाने में क्या था, आज जैसे क्या है, प्रिंट से सारा हो जाता है, हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, मशीन से प्रिंट हो जाता है किताबें। इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। और उस समय प्रिंटिंग मशीन नहीं था, इसलिए क्या किया जाता है, पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। जब पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, इस हाथ से लिखने की पद्धति को क्या कहा जाता था, पांडुलिपि। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मेन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है था, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। क्या है, जिसका अर्थ हाथ। मेनू का क्या अर्थ है, हाथ। स्क्रिप्ट मतलब लिखना, तो हाथ से लिखना। तो ये हाथ से किस पर लिखा जाता था पांडुलिपि, प्रायः क्या किया जाता था, ताड़ पत्रों, ताड़ के पेड़ होते थे उसके पत्तों पर लिखा जाता था, या फिर भूर्ज नाम का एक पेड़ होता था, उसके छाल को सुखाकर उसके ऊपर लिखा जाता था। और ये भूर्ज नाम का जो पेड़ होता था, ये ज्यादातर ठंडे प्रदेश में पाया जाता था, हिमालय प्रदेश में ये पेड़ पाया जाता था। तो इस पर लिखा जाता था, ताड़ पत्रों पर, भूज पत्रों पर हाथ से लिखा जाता था, इंक की सहायता से या फिर किसी पंख की सहायता से। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई है। क्या है, वो हाथ से लिखा जाता था, वो आजकल क्या है, प्रिंट होता है, जिससे कारण क्या होता है, उसका जो इंक खराब नहीं होता, चाहे उसको रख देने के बाद भी सालों साल वो अच्छा रहता है। लेकिन
उस समय स्याही से, कलम से या फिर पंख की सहायता से ताड़पत्रों, आपको पता है कि ताड़पत्र जो पत्ता क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका जीवन काल कम होता है, वो खराब हो जाता है, जिसके कारण वो नष्ट हो जाता है। तो उस कारण से भी बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। वही पांडुलिपियां सुरक्षित है जो ठंडे प्रदेशों में रह गए थे, वहां के वातावरण में वे संरक्षित रह गए और नष्ट नहीं हुए। तो वे पांडुलिपियां अब प्राप्त हैं और उनकी सहायता से उस समय के लोगों के जीवन के बारे में जानकारियां मिलती हैं, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तक एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद क्या है? सबसे पुराना ग्रंथ है। भारत में 4 वेद हैं। वे चारों वेदों से भी हम उस समय के बारे में जान सकते हैं। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण और महाभारत के बारे में आप जानते ही हैं, जिससे भी उस समय के लोगों के जीवन के बारे में या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं की जिंदगियां, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, उनके द्वारा क्या लिखी गई थी? अर्थशास्त्र, जो क्या है वह कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण के द्वारा क्या लिखा गया था? राजतरंगिणी। जैसे कई धार्मिक पुस्तकें हैं जिससे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इनके अलावा भी कई विदेशी लेखकों के द्वारा जो भारत भ्रमण पर आए और यहाँ के बारे में लिखा, तो उससे भी हमें बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और ये तो हुआ पुस्तक से, और कुछ क्या है? पुरातत्व विभाग द्वारा भी जुटाए गए सबूतों से मिलती है। क्या है पुरातत्व विभाग? मैंने बताया कि जो पुराने समय के बारे में खोज करते हैं, मिट्टी के नीचे खुदाई करके पुराने समय के अवशेषों को प्राप्त करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उस विभाग को क्या कहते हैं? पुरातत्व विभाग। और पुरातत्व अवशेष क्या है? अवशेषों का अध्ययन क्या है? पुरातत्व। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है, और जो खोज करते हैं वो पुरातत्व वेदी हैं। और इन स्मारकों में प्राचीन काल में जो अवशेष मिले हैं या पुरातात्विक जो अवशेष हैं वो क्या है? स्मारक है। कोई स्मारक हो सकता है, उस समय के चलन में जो सिक्का है वो हो सकता है, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, धातु के औजार, प्रतिमाएं, ये चीज शामिल हो सकते हैं। तो उस समय के जो सिक्के हैं उसको देखकर क्या पता चलता है कि उस समय किस तरह के सिक्के होते थे, कौन कौन से धातु का चलन था, मिट्टी के बर्तन, किस किस तरह के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था, धातु के औजार से देखकर पता चलता था कि किस किस तरह से उससे काम लिया जाता था। तो इन सारे चीजों को अध्ययन करके, विश्लेषण करके उस समय के इतिहास के बारे में जाना जाता था। और यहाँ देखिए पीले रंग से दिया है एक महत्वपूर्ण चीज, इतिहास। यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही इतिहास की सबसे पहले व्याख्या किया, इतिहास को सबसे पहले लिखा। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारसी के संबंध का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने ही इतिहास को लिखा, इसीलिए उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। जिस तरह कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बाबेज, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, भूगोल के पिता एरेटोस्थेनीज, तो इस तरह से जो इतिहास है, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और याद भी कर लीजिए। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। और पुरातत्व, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ये आपने जाना, पुरातत्व अवशेष के बारे में जाना। देखिए आगे देखिए क्या है, ये देखिए अवशेष जो पुरातत्व विज्ञान द्वारा खोज किया गया, प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र। तो इस पात्र को देखकर क्या पता चलता है कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। ये हो सकता है कि पानी लाने के लिए या फिर अपने अनाजों को संरक्षित करने के लिए करते होंगे।
और यहाँ देखिए क्या दिख रहा है चित्र 1.3 में, प्राचीन काल में चांदी का सिक्का, प्राचीन काल का एक क्या है, चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 ईस्वी पूर्व होता था। ये क्या है, एक सिक्के का चित्र है जो चांदी का है, बना हुआ है। तो इससे क्या ये क्या है, 2500 साल पूर्व का सिक्का है। उनकी भी एक गणना पद्धति होती है पुरातत्व विभाग की, जिससे वे किसी भी चीज की जो आयु है उसका पता लगा देते हैं। तो ये 2500 साल, इससे क्या पता चलता है कि 2500 साल पूर्व भी चांदी का प्रयोग किया जाता था, उस समय भी चांदी का प्रयोग था। साथ ही अशोक के उत्कीर्ण लेखों से भी प्राचीन, सबसे प्राचीन जो अशोक द्वारा शिला मतलब पत्थरों के ऊपर उनके जो संदेश होते थे उनको उकेरा जाता था, और जो अशोक के द्वारा उत्कीर्ण लेख हैं वे क्या है, सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे पुराने हैं। तो उनके अभिलेख ब्राह्मी, खरोश, अरामेइक लिपि में थे। लिपि क्या है, जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन, उसी तरह से ये सारी भी लिपियां हैं, लिखने की पद्धतियां हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की है। वे ही पढ़ने में उसे सफल हो सके हैं। जो उनके अभिलेख थे वे ब्राह्मी, खरोश, अरामेइक भाषा में लिखी हुई थी। तो स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां क्या है, इनसे भी इतिहास के बारे में पता चलता है। विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। उस समय के मूर्तियों को, मंदिरों को, इमारतों को देखकर उस समय में कैसे, कौन से धर्म का पालन किया जाता था इसके बारे में पता चलता। शिलालेखों, खंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम थे। उनमें जो लिखा जाता था उससे हमें भी इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी किसे कहा जाता है, जब किसी शिला पर मतलब पत्थर पर या फिर मिट्टी के टुकड़े पर, धातु के टुकड़े पर कुछ उकेरा जाता है, उत्कीर्ण लिखा जाता है, उकेर कर कुछ लिखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्रा में पाई गई है। हड़प्पा संस्कृति में जो मुद्रा प्राप्त हुए हैं उसमें जो पद्धति है लिखने की वो बहुत पुरानी है, जिसे आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। सिक्के क्या हैं, ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। जैसे यदि सोने, चांदी, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं तो क्या पता चलता है उससे कि उस समय उस सिक्के का प्रचलन था। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। जो हिंद यवन के शासक थे वे क्या कि उनके जो सिक्के थे सोने के थे और उसमें लिखा हुआ मतलब लिखित था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ अंकित था। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल में जानकारी के स्रोत हैं। हाथ से लिखी हुई कुछ लेख भी प्राचीन काल में हमें जानकारी देती है। पाली और प्राकृत भाषाएं जब हमारे देश में कम बोली जाती थी, कई किताबें संस्कृत, अरबी भाषा में हैं। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था, हमारे देश में पाली प्राकृतिक भाषा कम बोला जाता था। कई किताबें किसमें मिली है, संस्कृत और अरबी भाषा में मिली। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा भी काफी पुरानी है और इसके जो साहित्य हैं वे काफी पुराने हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र। क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र, जिसमें सिक्कों के जो प्राचीन काल में सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके अध्ययन होते थे। न्यूमिस्मेटिक्स। दक्षिण भारत में आरिकमेडु, पुदुचेरी नामक स्थल की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं। जब दक्षिण भारत के आरिकमेडु या जो अभी पुदुचेरी है,
तो उसमें क्या है, खुदाई के बाद पुरातत्व विभाग द्वारा रोमन सिक्का प्राप्त किया गया, जिससे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। रोमन के सिक्के भारत में, दक्षिण भारत में क्यों आए? हो सकता है कि उनके साथ आपस में व्यापार होता था, तभी सिक्कों का आदान प्रदान होता था और वहां सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर, जो वर्तमान में झारखंड है, घनघोर जंगलों से घिरा हुआ था। झारखंड का ही अर्थ है क्या है, झाड़ों का खंड, जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र। भौगोलिक स्थिति के इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब चारों ओर जंगल पहाड़ों से घिरा होने के कारण उनको इस जो भूखंड है इसको शत्रुओं से रक्षा करने में बहुत सहायक होता है। गुप्त वंश के शासकों गौड़ शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये क्या है, चारों ओर से जंगलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसके कारण शत्रु आसानी से उस पर कब्जा नहीं कर सकते थे। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाण कालीन औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं। जो पाषाण काल में क्या थे, औजार पत्थरों के बने हुए थे, तो वे बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल में मानव रहते आए हैं। आदिकाल से कौन रहते आए हैं? मानव रहते आए हैं। हजारीबाग जिले के इश्का में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल का क्या है, एक शिलाखंड मतलब पत्थर के टुकड़े पर, समतल पत्थर के टुकड़े पर कुछ चित्रकारी किया गया है। और उस चित्र क्या है, जब लोग लिखना नहीं जानते थे तब क्या करते थे, चित्रों के द्वारा भी अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे। वे जिस खंडहर में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो या फिर किसी शिकार पर गए तो किसी पत्थर के ऊपर लिख देते थे। तो क्या लिख तो नहीं सकते थे, वे चित्र के माध्यम से अपने भावना को व्यक्त करते थे। तो वैसे शिलालेख कहाँ मिले, चित्रकारी कहाँ मिली है? हजारीबाग जिले के इश्का में मिले हैं। कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, बेधनी, खुरचनी, बेधक, तछनी आदि पत्थर निर्मित हथियार भी प्राप्त हुए हैं। जो पाषाण काल में क्या थे, सारे हथियार क्या थे, पत्थर के बने होते थे। तो ये जितने भी हथियार थे सारे क्या थे, पत्थर के बने हुए थे, जो खुदाई के बाद झारखंड में प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। झारखंड में क्या है, जो सबसे पुरानी जनजाति थी वो असुरों की थी, असुर जनजाति। जहां उनके समय के ईंट पाए गए, उस समय के असुरों के समय के ईंट भी पाए गए हैं, जिनकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच है। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यताएं एक ही कोटि की थी। जितनी भी सभ्यताएं प्रागैतिहासिक काल में मिले हैं वे क्या है, एक ही कोटि के थे, मतलब एक ही समान थे। रांची गेजेटियर 1917 ईस्वी में असुरकालीन बहुत से अवशेष के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि मुंडा, उराव आदि जातियों के आगमन के पूर्व क्या है, इस क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित थी संभवतः वो किसकी थी, असुर जनजाति की थी। तो असुर जनजाति क्या था, बहुत ही प्राचीन जनजाति, यह सबसे पहली जनजाति थी। जो मुंडा, उराव जनजाति थी वो बाद में आई। प्राचीन काल में झारखंड से होकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी, तीर्थयात्री गुजरते थे। जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है, इन राज्यों तक जाने के लिए झारखंड से बहुत सारे रास्ते थे, जिससे सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे, जाते थे। तो जान गए झारखंड के बारे में। अब देखिए इतिहास में तिथियां, ठीक है, किस तरह से किया जाता है। तो आप किसी भी साल के साथ क्या देखते होंगे, ईसा पूर्व दिया रहता है। तो ईसा पूर्व क्या है, बीसी, इसे क्या कहते हैं, बीसी या
ईस्वी को क्या कहते हैं, एडी में लिखा जाता है। ईसा पूर्व को बीसी में और ईस्वी को एडी में लिखा जाता है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, ईसाई कैलेंडर में ईसा मसीह से जन्म के वर्ष पर आधारित है। किसके जन्म पर आधारित है, ईसा मसीह के जन्म पर। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। बीसी क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, उसे क्या कहा जाता है, बीसी। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म क्या है, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह से जन्म के 563 ईस्वी पूर्व महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो क्या मान लिया जाता है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो उसको क्या किया जाए, जैसे बुद्ध का जन्म क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो क्या हो गया, बीसी और ईसा पूर्व क्या हो गया, बीसी, और ईसा क्या हो गया, ईस्वी क्या हो गया, एडी। बीसी क्या है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये हो गया, ये समझ गए। इसके बाद ईसा मसीह के जन्म के आरंभ हुआ सन ईस्वी कहा जाता है। ईसा मसीह के पूर्व हो गया ईस्वी पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म से जो गिनती शुरू होता है उसको कहते हैं ईस्वी। इसके लिए संक्षेप में क्या लिखा जाता है, ईस्वी, ईस्वी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे को क्या आधार मानकर उसके बाद वाला या फिर ईसा के पूर्व वाला, इस तरह से समय को गिना जाता है। वर्तमान में एडी की जगह सीई, वर्तमान में क्या है, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। एडी के जगह क्या किया जाता है, सीई, एडी के जगह सीई और बीसी के जगह ईसा पूर्व के जगह बीसीई किया जाता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, क्या है, सीई का अर्थ कॉमन एरा, सीई का क्या है, कॉमन एरा, और बीसीई का है बिफोर कॉमन एरा। तो समझ गए क्या है, ईस्वी पूर्व बीसी, ईस्वी एडी, और इधर क्या है, ईस्वी पूर्व को एडी यानी एनोन डोमिनी, और इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और बीसी का क्या अर्थ है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या है देखिए, क्या है, ईसी का क्या बोले थे, कॉमन एरा, और बीसीई का क्या है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान के पहले। वर्तमान मतलब क्या, अभी जो समय चल रहा है उससे पहले, तो उसको क्या किया जाता है, बीपी, बिफोर प्रेजेंट। समझ गए आप, इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो इस तरह से आज का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। कुछ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हम कर लेते हैं। जैसे क्या है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। बीते दिनों के समय मानवों की कहानी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। भारत देश का एक अन्य नाम क्या है, इंडिया भी है। ग नंबर क्या है, डैश, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, ऋग्वेद है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अगला नंबर, डैश जनजाति छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति, अभी पढ़ा आपने, असुर जनजाति। तो ये समझ गए। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है, ये आपने आगे पढ़ा है, इसे कर लेंगे। प्रागैतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है, पांडुलिपि का क्या अर्थ है, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं,
हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा जाता है। इससे पहले बताया था मैंने, भारत, इंडिया, आर्यव्रत, भारतवर्ष, जम्मूद्वीप, भारतखंड। तो इस तरह से अन्य बहुत सारे नाम हैं। फिर भी आपको दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए, जानने योग्य शब्द, अतीत क्या है? पास्ट, यात्रा, ट्रेवल, पुरातत्व विज्ञान, एरिकोलॉजी, अभिलेख शास्त्र, इपिग्राफी, इतिहासकार, हिस्टोरियन, पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट, स्रोत, सोर्स, पाषाण काल, स्टोन एज। ये समझ गए? इस शब्द, ये जो शब्द हैं इसको आप याद कर लेंगे। बाकी यहाँ क्या है, आइए चर्चा करें। इसमें 2 क्वेश्चन है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है? आपने चैप्टर पढ़ा, इसे लिखने का प्रयास करेंगे। अगला क्या है, आपके अनुसार फुलमणि के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? ठीक है, फुलमणि ने क्या प्रश्न किया था कि जब ये जो ट्रेन चल रही है तो ये तो बहुत पुरानी बात है, तो जो पुरानी बातें हैं ये कैसे पता चलेगी, कि किसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि इतनी पुरानी बातों को कौन हमको बताएगा? तो कौन बताएगा, कैसे हम जान सकते हैं? इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये आप उसका उत्तर लिखिएगा। और आगे क्या है, अपने आसपास के किसी प्राचीन भवन या स्मारक के बारे में पता लगाकर उसके बारे में आपको लिखना है। ये आपके लिए काम है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। आप इसे बार बार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।